सो वेलकम बैक वंस अगेन दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके का सेकंड सेशन, जहां पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट से क्वेश्चनों को समझेंगे विथ डिटेल्स के साथ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं निहाल आप सभी का स्वागत करता हूं एकलव्य एकेडमी जीएमडी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। जो प्लासी है उसका युद्ध कब लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अब इसके बारे में कुछ डिटेल से आइए चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं कि प्लासी का युद्ध व्याख्या है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में कंपनी की जीत ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। इसी युद्ध के कारण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में आ सकी सही तरीके से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। तो इस 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा इस नारे को दिया था। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी हैं कि व्याख्या है। यह प्रसिद्ध नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी थी। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1919 को अमृतसर में। 1919 में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इस हत्याकांड की कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, आइए इसे भी देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यह घटना रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही एक शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवाने के कारण हुई थी, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे। मतलब इस जो हत्याकांड है इसमें जो लोग जमा हुए थे उन्हें जनरल डायर द्वारा गोली से उड़ा दिया गया था बिना किसी चेतावनी के, जिसके कारण इतनी बड़ी भगदड़ मच गई कि वहाँ पर कई लोग तो एक दूसरे को खूंद कर ही मारे गए। और जब गोलियाँ चली तो उन्होंने सभी को छलनी छलनी कर दिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक, भारत की खोज नामक पुस्तक को लिखा था। अब आइए इन्होंने इस पुस्तक को लिखा क्यों, इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि उन्होंने भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1942 से 1945 में, यानी 1942 से 1945 के ये जो बीच के समय उसमें अहमदनगर जेल में लिखी गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर ब्रिटिश शासन तक का वर्णन किया था। मतलब प्राचीन भारत के इतिहास और ब्रिटिश शासन का वर्णन किया था, जिसमें सारी डिटेल्स मौजूद थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1931 को। 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब इसके बारे में देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता कैसे हुआ। कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की थी। एंड इसके बाद हमारा जियोग्राफी इट्स मीन भूगोल से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या वो पृथ्वी है, क्या वो मंगल है, क्या वो बृहस्पति है, या फिर क्या वो शनि है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा, इसका करेक्ट आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति। एंड इसके बाद इसकी कुछ डिटेल दी हैं कि बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना विशाल है कि सौर मंडल के अन्य सभी ग्रह इसमें समा सकते हैं। यह एक ऐसा दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है। मतलब अगर से सूर्य को हम 10,000 यानी सिर्फ 1000 भागों में बांटे बराबर बराबर करके, तो उस 1000 में से एक भाग इस बृहस्पति का इतना बड़ा है बृहस्पति, क्योंकि सूर्य तो लाखों करोड़ों गुना बड़ा है हमारी पृथ्वी से। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? क्या वो समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में होती हैं, क्या वो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में, या वो आयन मंडल आयनोस्फेयर में, या फिर बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर में? तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में वायुमंडल की मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अब इसके बाद हम इसकी कुछ डिटेल्स को जानेंगे कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत में है। जो क्षोभ मंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत में, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। बादल, वर्षा, आंधी, तूफान जैसे मौसम के लगभग सभी घटनाएं इसी परत में होती हैं। किस परत में? हमारे क्षोभ मंडल में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्या वो अटलांटिक महासागर है, क्या वो हिंद महासागर है, क्या आर्कटिक महासागर है, या फिर प्रशांत महासागर है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो प्रशांत महासागर की कुछ बातें ध्यान में याद रखने लायक कि प्रशांत महासागर क्षेत्रफल और गहराई दोनों में विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल और दूसरी गहराई, इन दोनों में ही विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र के 1/3 हिस्से को कवर करता है। मतलब अगर से हमारी पृथ्वी को 3 भागों में काटा जाए तो उसका एक हिस्सा तो सिर्फ प्रशांत महासागर ही घेर लेगा, हिस्से को कवर करता है। विश्व का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच इसी महासागर में स्थित है। मतलब जो मैरियाना गर्त है, सबसे बड़ा गहराई यानी सबसे बड़ा गहरा क्षेत्र समुद्र का उस प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या वो गोदावरी है, या फिर यमुना है, या फिर गंगा है, या फिर बृहस्पति है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अब गंगा नदी के बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में गंगा सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर मतलब 2525 किलोमीटर है। ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। किसे? गंगा नदी को। ये थी गंगा नदी की डिटेल्स। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 15 की कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्या वो नासिक में है, या फिर महाबलेश्वर में है, अमरकंटक में है, या फिर यमुनोत्री है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमरकंटक, ऑप्शन नंबर सी। अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अब नर्मदा नदी की कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं दोस्तों कि जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में, मध्य प्रदेश के
अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ये कौन सी दिशा में बहती है दोस्तों? पश्चिम की ओर। और कहाँ मिल जाती है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है नर्मदा नदी। ये थी डिटेल्स हमारी नर्मदा नदी की। एंड इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मतलब कि भारत का ऐसा ज्वालामुखी है जो अभी भी सक्रिय है, जो कभी भी विस्फोट हो सकता है, वह कहाँ पर स्थित है? क्या वो लक्षद्वीप पे हैं, क्या वो गोवा में है, या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, या फिर पौंडुचेरी में है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इस द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन की व्याख्या कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, कौन सा? बैरन आइसलैंड है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह पोर्ट ब्लेयर के लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। कितने दूर? 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर ओडिशा। इन चारों में से किस राज्य के ऊपर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा राज्य के ऊपर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों, कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। यह उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? क्या वो कंचनजंगा है, या नंदा देवी है, या फिर K2 गॉडविन ऑस्टिन, या फिर कामेत है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों K2 गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अब इस K2 गॉडविन ऑस्टिन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि K2 गॉडविन ऑस्टिन विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, और यह पाक अधिकृत कश्मीर POK, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान अंडर कंट्रोल के काराकोरम रेंज में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा। इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? क्या वो केरल में स्थित है, या फिर ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में? इसमें से कौन से राज्य में स्थित है? तो स्थित है दोस्तों ओडिशा में। ओडिशा में चिल्का झील स्थित है। और चिल्का झील के बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। यह ओडिशा राज्य में स्थित है और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। कौन सी झील? चिल्का झील। ये दोस्तों खारे पानी की झील है। इसके बाद आज हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? जो स्वेज नहर है वो किन 2 सागरों को जोड़ती है? क्या वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ती है, या
अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। फिर लास्ट ऑप्शन लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अब इस स्वेज नहर के बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये यूरोप और एशिया के बीच जहाज़ों के लिए एक छोटा और सीधा मार्ग प्रदर्शन करती है। सो दोस्तों यही था आज का हमारा सेशन। अगर से आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना, जिससे कि अपकमिंग जो वीडियो हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले इसी तरीके के सेशंस में। तब तक के लिए गुड बाय।